हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सपना के 5 बेटे थे और पांचों से सपना को बहुत स्नेह था। वो पांचों को बराबर प्यार करती थी और पांचों पर हमेशा गर्व करती। सपना के पांचों बेटे भी कभी अपनी माँ की कोई बात नहीं टालते और इसी तरह सपना के जीवन की गाड़ी बड़े आराम से चल रही थी। वक्त बीतता है और फाइनली सपना अपने 5वें बेटे की शादी करके उसकी बहू को भी घर ले आती है। सभी रस्मों के बाद उसकी बहू निशा का गृह प्रवेश होता है और वो ससुराल में आती है तो सपना की पड़ोसन विभा उसे मुबारकबाद देती हुई कहती है, मुबारक हो सपना, आज तू 5 बहुओं की सास बन ही गई। कितनी खुश होगी ना आज तू। अरे क्या खुश विभा, मेरा दिल तो धक धक कर रहा है। पता नहीं मैं कैसे अपनी 5 बहुओं को संभाल पाऊंगी। लोगों से तो एक भी नहीं संभाली जाती और मेरे पास तो 5 हैं। देख, मेरे भी 4 बहू हैं और मैंने तो उन सबको अपने पल्लू से बांध रखा है। तू भी यही करना। कोई ज्यादा ममता लुटाने की जरूरत नहीं है। थोड़े टाइट बनकर रह ताकि तेरी बहुएं तेरे सर पर चढ़कर ना नाचे। कैसी बात कर रही है विभा, मेरी सब बहू मेरा कितना सम्मान करती हैं और एक तू है जो ये चाहती है कि मैं बेकार पर उन पर गुस्सा करूं। ये तो गलत होगा ना। देख, मेरा काम तुझे समझाना था, बाकी तू जो भी कर तेरी मर्जी। अब तेरे घर बहुएं आ गई हैं, मैं चलती हूँ। बीच बीच में आती रहूंगी तेरे समाचार पूछने। इतना कहकर विभा सपना के घर से चली जाती है और सपना का ये डर दिल ही दिल में उसे खाता रहता है कि आखिर कैसे वो 5 बहुओं की सास बनेगी। दिन बीतते हैं और विभा की बातें सपना के दिल में घर कर जाती है और वो अपनी बहुओं से उखड़ी उखड़ी रहने लगती है। जब उसकी नई यानी 5वीं बहू सबके लिए पहली बार रसोई की रस्म में खीर बनाती है तो सपना वो खीर खाकर कहती है, खीर तो बड़ी स्वाद बनी है। क्या करूं जो मैं इनको सास होने का रौब दिखा सकूं। आइडिया, बहू ये खीर तूने बनाई है? क्यों माँ जी, अच्छी नहीं बनी क्या? बहू ये खीर में तुझे किशमिश डालने की क्या जरूरत थी? बादाम, अखरोट, काजू ये सब बीच में जब किशमिश का पच पच की आवाज आती है तो अच्छी लगती है क्या? माँ जी आप ठीक तो है ना? ये कैसी बातें कर रही हैं? ओ, अब मैं बातें भी अजीब कर रही हूँ। चल जा, ये खीर लेकर जा और इसमें से एक एक किशमिश निकाल कर लेकर आ, समझ आई? इतना सुनकर निशा खीर लेकर रसोई में जाती है और किशमिश निकालने लगती है, जहाँ उसकी पहले नंबर की जेठानी माया और उसके दूसरे नंबर की जेठानी छाया भी मौजूद होते हैं और निशा की बात सुनकर कहते हैं, मेरी शादी को 5 साल हो गए और माँ जी ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। पता नहीं वो ऐसी हरकत क्यों कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी कि उनको निशा पसंद ना हो इसलिए वो ऐसा कर रही हो? आप कैसी बातें कर रही हैं जेठानी जी? मुझे तो माँ खुद अपने बेटे के लिए चुनकर लाई है, फिर मैं उनकी नापसंद क्यों होंगी? अच्छा सुनो ना, आप दोनों जाकर उन्हें ये खीर दे आओ। मुझे तो उनके सामने जाने में डर लगता है। प्लीज, आज मेरा दूसरा दिन है, आप मेरे लिए इतना कर दो। वैसे भी मुझे शाम की मुंह दिखाई के लिए तैयार होना है। निशा की बात सुनकर माया और छाया खीर लेकर नाश्ते की टेबल पर बैठी सपना के पास जाते हैं, जिन्हें देखकर सपना सोचती है, आखिर में मैं 5 बहुओं की सास हूँ। नई वाली को तो मैंने अपना रूप दिखा दिया, अब ये सबसे पुरानी वाली 2 को भी बता दूं कि इस घर पर मेरा राज चलता है। माँ जी खीर खा लीजिए, अब इसमें किशमिश नहीं है। हाँ रख दे, अब क्या मुंह में डालेगी मेरे खीर? माँ जी आपको हो क्या गया? मैं कल से देख रही हूँ, आप कभी किसी को सुना रही हो तो कभी किसी को। ठीक तो हो ना आप? अच्छा, तो अब मुझे 5 बहुओं की सास होते हुए भी तुझसे पूछना पड़ेगा कि मुझे किसको सुनना है और किसको नहीं। चुपचाप जाकर घर का काम करो। और हाँ, मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए जो हलवाई आ रहा था मैंने उसे मना कर दिया है। क्यों माँ जी? क्यों क्या? मेरी 5 बहुओं के होते हुए भी मुझे बाहर के हलवाई की जरूरत है क्या? तुम चारों मिलकर शाम की मुंह दिखाई का नाश्ता बनाओ। अब जाओ, वरना टेंट का काम भी मैं तुम सबको ही दे दूंगी। ये सुनकर माया और छाया भी वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद 5 बहू चिंता में आ जाती हैं कि अचानक सपना इतनी बदल क्यों गई है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वहीं निशा बेचारी को ये लगता है कि ये सब उसके आने की वजह से हुआ है। समय बीतता है, जहाँ निशा मुंह दिखाई के लिए तैयार होती है, वहीं चारों भी जी जान लगाकर गली वालों के लिए मुंह दिखाई के चाय नाश्ते का इंतजाम करती है। शाम को मेहमानों का आना शुरू होता है और सब निशा की बहुत तारीफ करते हैं, जिसके बाद विभा भी वहां आकर
निशा को शगुन देती है और सपना के पास आकर कहती है, और बता सपना, कैसा चल रहा है और कैसा लग रहा है तुझे 5 बहुओं की सास बनना? सच में विभा, मैं तो डर ही गई थी कि मेरे प्यार से मेरी सब बहुएं बिगड़ ना जाए या मुझे घर से बाहर ना निकाल दे, लेकिन तेरी सीख मेरे काम आई। अब तो मैं अपनी सब बहुओं को रौब दिखाती हूँ और उनको डरा कर रखती हूँ। वाह वाह, तू तो जल्दी सीख गई, तू तो बड़ी समझदार है। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरी बहू पर रोब झाड़ना है। विभा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सपना इस बात से अनजान थी कि उसकी तीसरी बहू कुसुम ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है। जिसके बाद वो सपना की बाकी 4 बहुओं को कमरे में ले जाकर सारी बात बताती है, जिसे सुनकर छाया कहती है, अच्छा, तो ये रीजन है जिस वजह से माँ जी हमसे बदली बदली सी हैं। और हम बेचारे बेकार में निशा को गलत समझ रहे थे कि उसके आने के बाद माँ जी हमें पराया समझ रही हैं। मैं तो कहती हूँ हमको माँ जी से जाकर लड़ना चाहिए और उनसे जवाब मांगना चाहिए। नहीं दीदी, आप चारों रुक जाओ। देखो, शायद माँ जी को ये डर सता रहा था कि वो 5 बहुओं की सास बनेंगी तो हम सब उनको घर से ना निकाल दे। वैसे भी आप सबने बताया कि माँ जी ने आप सबको आज तक बहुत ममता से रखा, तो हम विभा आंटी की गलती की सजा माँ जी से लड़ाई करके उनको क्यों दे? हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अच्छा निशा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें? सब निशा की बात सुनने लगते हैं और निशा सबको एक तरकीब बताती है। और अगले दिन जब सपना हॉल में बैठी अपनी बहुओं को आवाज लगाती है तो कोई उसकी बात का जवाब नहीं देती। जिसके कुछ देर बाद उसकी 5 बहू अपना अपना सूटकेस लेकर हॉल में आती हैं और उन्हें देखकर सपना कहती है, अरे क्या हो रहा है ये? सुबह सुबह अपनी सास को चाय देने की बजाय तुम 5 की 5 ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, मुझे इस घर में आए कुछ दिन हुए हैं और आपने मेरे साथ हिटलर जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। हाँ माँ जी, आप पहले ही अच्छी थी और अब आप बदल गई हैं, इसलिए हम चारों भी ये घर छोड़कर जा रही हैं। चलो, रुक क्यों गई तुम सब? चलो यहाँ से। सपना को ये सब होते देखकर समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिसके बाद वो प्यार से अपनी बहुओं को बैठा कर कहती है, देखो बहुओं, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ऐसी नहीं हूँ। ये सब मैंने विभा के कहने पर किया, क्योंकि उसने मुझे बोला कि मैं 5 बहुओं की सास हूँ। कल को तुम सब मुझे मिलकर घर से निकाल सकती हो, इसलिए मुझे अपना रौब दिखाना चाहिए। बस उसके बहकावे में मैं आ गई थी, मुझे माफ कर दो। जानती हूँ माँ जी, क्योंकि कुसुम ने आपकी और विभा आंटी की सारी बातें सुन ली थी और हम सबको बता दिया था। देखिए माँ जी, जब आप हमको अपनी बेटियां समझकर प्यार करेंगी तो हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगी? चलो, माना कि आपकी कोई एक बहू खराब निकल सकती है, पर सब थोड़ी। लेकिन अगर आप बेकार का रौब दिखाएंगी और हमारे साथ नौकरों जैसा सुलूक करेंगी तो हम आपके बारे में अच्छा कैसे सोच पाएंगे? निशा और बाकी बहुओं की बात सुनकर सपना को उनकी बात से सहमति होती है। जिसके बाद वो अपनी सब बहुओं से पहले की तरह प्यार से बात करती है और अपनी बेटियों जैसा सम्मान देती है। वहीं विभा की एडवाइस उसी पर भारी पड़ती है और उसके बेकार के रौब के कारण उसकी 4 बहू उसे वृद्ध आश्रम भेज देती है। लेकिन सपना अपनी 5 बहुओं की सास होकर भी आराम से अपनी जिंदगी बसर करती है। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात, क्या बोले जा रहे हैं। आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। आखिर देवकी को किसके धोखे की सजा मिली जो वो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई? जानने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे से सुनते हैं। देवकी अपनी माँ शांति और पिता सुरेश की एक लौती बेटी थी, जिसके कारण उसको बड़े ही नाजों से पाला गया था। लेकिन 2 साल पहले देवकी की एक दूसरे शहर में नौकरी लगी, जिसके कारण वो अपने माँ बाप से अलग दूसरे शहर में आके रहने लगती है। लेकिन वो कुछ 8-9 महीने में
अपने माँ बाप से मिलने आती रहती थी। ऐसे ही देवकी आज भी पूरे 10 महीने बाद आने वाली थी। इसीलिए शांति देवी अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए खीर बनाने की तैयारी करते हुए अपने पति से बोलती है। सुनो जी, जरा दुकान से काजू बादाम ले आओ। देवकी आने वाली ही होगी, मुझे उसकी मनपसंद खीर पहले से बना कर रखनी है। ला रहा हूँ भाग्यवान। तुम तो बेटी के आने पर ऐसे हुड़दंग मचा देती हो जैसे इस शहर की मुख्यमंत्री आ रही हो। अरे एक तो वो इतने महीनों बाद आती है, ऊपर से उसी के कारण हम ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके आने पर उसकी ख्वाहिशें भी पूरी ना करूं? हाँ हाँ भाग्यवान, सही है, ला रहा हूँ। सुरेश दुकान से काजू बादाम लेकर आता है, जिसके बाद शांति खीर बनाकर जैसे ही बाहर आती है, उसकी बेटी देवकी घर आकर अपनी माँ से गले मिलकर बोलती है। माँ कैसी हो? इतने महीने बाद आपको देखा है। कसम से घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। अपने पापा से नहीं मिलेगी? अरे पापा, आपकी परी आपको भूल सकती है क्या? देवकी के आने से घर में खुशी का माहौल होता है। वो जब भी घर आती अपने परिवार के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती और साथ ही उन्हें बहुत सारा पैसा देकर जाती। इस बार भी जब देवकी आती है तो अपनी माँ को 5 लाख रुपए देते हुए बोलती है। माँ ये लो 5 लाख रुपए। कंपनी इस बार प्रॉफिट में गई है ना, इसलिए 1 लाख ज्यादा कमाए हैं। सही है मेरी बेटी, ऐसे ही खूब तरक्की कर और हमारा नाम रोशन कर। हाँ माँ, और मेरे होते हुए आप लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटी, पर ये तो बता, तुझे इतना पैसा किस काम से मिलता है? मतलब तूने बस ये बताया कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उस कंपनी में तेरा क्या काम है? तेरी क्या पोस्ट है? मुझे अपने पेट का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब? वो मेरा मतलब है कि मुझे अपना और बाकियों के पेट का ध्यान रखना पड़ता है ना। मैं कंपनी में लोगों के काम के हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड करती हूँ, बॉस को बताती हूँ। वाह, फिर तो तेरे ऊपर कंपनी का बहुत जरूरी काम है। चल मेरी बेटी, अच्छे से करियो। अच्छा माँ, मुझे ना अगले हफ्ते वापस जाना है क्योंकि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देवकी 1 हफ्ते बाद घर वालों के साथ समय बिताकर वापस अपने काम के लिए लौट जाती है, जहां एयरपोर्ट पर रजत नाम का उसका दोस्त उसे लेने आता है और उसे देखकर बोलता है। और देवकी घूम आई? वैसे इस बार की पार्टी मोटी है, वो तुमको तुम्हारे पेट के 10 लाख रुपए देगी। वाओ यार, वैसे तो दुनिया की नजरों में ये काम कितना शर्मनाक है। भला कौन ही औरत होगी जो पैसों के लिए अपनी कोख गिरवी रख देती है, लेकिन मुझे इसका पैसा मिलता है जिससे मेरा घर चलता है। 2 साल से अपने घर वालों से छुपकर मैं सैरोगेट मदर बन रही हूँ। इस दुनिया में मेरे 2 बच्चे भी आ गए हैं। कितने कमाल की बात है ना, मैं बिना पति ही गर्भवती हो जाती हूँ। वैसे तुम्हारे घर वालों को पता लगा तो क्या होगा? वो तुमको ये काम करने से रोकेंगे? तो तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि उनकी बेटी ने पैसों के लिए अपनी कोख बेच दी तो वो मुझे गले से लगा लेंगे? अरे कभी नहीं, उल्टा मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। फिर तुम ये काम क्यों करती हो? एक तो पैसों के लिए और दूसरा ये कि मेरी वजह से न जाने कितनी माओ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो इसमें हर्जी क्या है? मैं एक बच्चा देकर किसी का घर खुशियों से भर देती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? और वो पैसे देकर मेरा और मेरा भी। हाँ बाबा, अब चलो तो होने वाले बच्चे के माँ बाप से मिलने। रजत देवकी को एक शादीशुदा जोड़े रमन और आरती से मिलवाता है, जो अपने बच्चे की सैरोगेट मदर देवकी को बनाना चाहते थे और उसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। देवकी इस बार 25 लाख रुपए में ये काम करने का तय करती है, जिसके बाद सारी तैयारियों के साथ लीगल तरीके से वो उनके बच्चों की सैरोगेट मदर बनने का प्रोसेस पूरा करती है। कुछ वीक्स में उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और उसके बाद वो अच्छे से अपना ख्याल रखती है, लेकिन चौथे महीने के लगते ही उसके पास बच्चे के असली माँ बाप का कॉल आना बंद हो जाता है। वो और रजत मिलकर बच्चे के माँ बाप से कांटेक्ट करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। 6 महीने बीत जाते हैं। अब देवकी के पास अपने घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो इस बच्चे को बिना उसके माँ बाप की मदद के बिना नहीं जन्म दे सकती थी। इसीलिए वो रजत के साथ अपने घर के लिए निकलती है, जहाँ उसके माँ बाप उसको इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। और तो और पूरा मोहल्ला
उसकी प्रेगनेंसी देखकर बातें करने लगता है। ये देखकर उसके माँ बाप बोलते हैं, अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात, क्या बोले जा रहे हैं। आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक बार मेरी बात तो सुन लो, ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? दूसरे शहर काम के लिए भेजा था, ऐसे कांड करने के लिए नहीं। हे भगवान, क्या होगा अब इसका? कौन शादी करेगा इससे? हम तो बर्बाद हो गए। अरे अंकल, उसकी बात तो सुन लीजिए। तू कौन है? कहीं तूने ही तो मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं किया? सच बता साले। सुरेश रजत का कॉलर पकड़कर धमकाने लगता है और शांति अपना सर पकड़कर रो रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। तभी एक आवाज आती है, जिसकी तरफ देवकी और उसके माँ बाप के अलावा रजत और पूरे मोहल्ले वाले देखते हैं। देवकी जी, मेरा बच्चा कहाँ है? देवकी पीछे मुड़ती है तो देखती है रमन और आरती उसके दरवाजे पर आए हैं और देवकी का पेट देखकर आरती उसे गले लगाकर बोलती है, देवकी, तुम कहाँ ले आई हमारे बच्चे को? हम किसी मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए तुमसे 2 महीने कांटेक्ट नहीं कर पाए। फिर पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो, इसलिए हम तुरंत तुम्हारे पीछे आ गए। पता है हम कितना डर गए थे जब हमें पता लगा कि तुम दूसरे शहर आ गई हो। हाँ, हमें तो लगा कि तुम हमारा बच्चा लेकर ही भाग गई, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। तुम ही मुसीबत में आ गई। हमें माफ कर दो ऐसे अचानक गायब होने के लिए। कौन हो तुम लोग और ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, देवकी की कोख में हमारा बच्चा है, मेरा और मेरे पति रमन का बच्चा। आरती और रमन देवकी के माँ बाप के साथ सभी को सैरोगेसी प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर शांति की पड़ोसन बोलती है, हाय हाय हाय, शांति की बेटी इतनी गिर गई कि पैसों के लिए अपनी कोख ही गिरवी रख दी। छी, कैसा गंदा जमाना आ गया है। तू अब तक हमें अपनी ये गंदी कमाई खिला रही थी। हमको लगता था कि हमारी बेटी कितना काम करती है, लेकिन ये तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। पर माँ, चुप कर, मुंह भी मत खोल अपना। देवकी को ऐसे बेइज्जत होता देख आरती और रमन उसके हक में सबसे बोलते हैं, आप सब पागल हैं। देवकी इतना नेक काम कर रही है। अरे उन लोगों की हालत देखिए जिनको सालों साल बच्चे नहीं होते, वो बच्चों के लिए तरसते हैं। देवकी ऐसे ही जोड़ों की मदद करती है, कुछ गंदा थोड़ी कर रही है। और हर औरत को माँ बनने का सुख मिलना चाहिए, और जो माँ नहीं बन पा रही है उन जैसी औरतों को ऐसी ही देवकी की तलाश है। जी हाँ, आप लोग देवकी जी को गलत समझ रहे हैं। माना कि वो बिना पति के गर्भवती हैं, लेकिन इससे किसी के परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, तो इसमें गलत ही क्या है? रमन और आरती की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग ये समझते हैं कि देवकी का किया काम गलत नहीं है, बल्कि वो तो अपने द्वारा लोगों के घरों में खुशियाँ फैला रही है। इसीलिए देवकी के माँ बाप भी उसको माफ कर देते हैं और आरती रमन बच्चे के जन्म होने तक उसे अपने साथ रखते हैं, जिसके 3 महीने बाद देवकी एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और उसके असली माता पिता यानी रमन और आरती उस बच्चे को देवकी का नाम देते हैं। आरोही ई रिक्शा में बैठकर मार्केट से सामान लिए अपने घर जा रही थी। तभी उसके रिक्शा स्टैंड पर कुछ सवारियां बिठाने के लिए रुकती है और आरोही के पास एक लड़की आकर बैठ जाती है, जिसके सर में बालों से ज्यादा जुएं थी। आरोही फोन चलाने में इतनी मगन थी कि उसका उस लड़की पर ध्यान नहीं जाता। तभी रिक्शे वाला एकदम से ब्रेक मारता है, जिससे आरोही और इस लड़की के सर आपस में टकरा जाते हैं और इसी बीच कुछ जुएं आरोही के सर में चली जाती है, जिसका उसे पता नहीं चलता। तभी वो बोलती है, अरे भैया जरा आराम से चलाइए, ये ई रिक्शा है, बुलेट ट्रेन नहीं। सॉरी दीदी जी, वो सामने गाड़ी वाला अचानक ब्रेक मार दिया। इतना कहकर रिक्शे वाला फिर से रिक्शा चलाने लगता है। कुछ ही देर बाद आरोही रिक्शे से उतर जाती है और अपने घर जाती है, जहां उसकी माँ ममता उससे बोलती है, अरे बेटा, इतना टाइम लगा दिया मार्केट में,
पूरी मार्केट खरीद कर लाई है क्या? माँ वो मार्केट में बहुत रश था ना, इसलिए लेट हो गई। चल कोई नहीं, तू आराम कर ले थोड़ी देर। पता नहीं माँ, जब से मार्केट से आई हूँ ना, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। अरे बेटा, तू बाहर से आई है ना, धूल मिट्टी डल गई होगी इसलिए खुजली हो रही है। अपनी माँ की बात सुनकर आरोही वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। वो जैसे ही कमरे में जाती है तभी उसके मंगेतर कुणाल का कॉल आता है। आरोही जल्दी से कॉल पिक करती है और बोलती है, अरे मैं बस आपको ही याद कर रही थी और आपका कॉल आ गया। हाय, प्यार ही इतना है हम दोनों के बीच में कि वहाँ तुमने याद किया और यहाँ मैंने तुम्हें कॉल किया। हाँ ये बात तो है। अब ज्यादा दिन नहीं है आपके पास, जल्दी आ जाऊंगी मैं। अरे उस पल का इंतजार ही तो कर रहे हैं जाने मन कि तुम कब आओगी। कुछ देर यूं ही दोनों बातें करते हैं और फिर फोन रख देते हैं। दिन बीतते हैं। आरोही के सर में पड़ी जुएं अपना कमाल दिखाना शुरू कर देती है और उसे खुजली करके सताने लगती है। आरोही इन सब को इग्नोर कर देती है। थोड़े टाइम बाद कुणाल की शादी आरोही से हो जाती है और उसकी सहेली जुओं से भी। शादी के बाद ऐसे ही एक दिन सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी कुणाल और आरोही दोनों ही एक हाथ से खाना खाते हैं और दूसरे से सर खुजलाते हैं, जिसे देखकर उसकी सास अनीता बोलती है, क्या बात है, सर खुजाने की प्रतियोगिता हो रही है क्या, जो दोनों ऐसे लगे पड़े हो? पता नहीं माँ, कुछ दिन से सर में खुजली बंद ही नहीं हो रही, लगता है खुश्की आ गई है। हाँ माँ जी, मेरे सर में भी बहुत खुजली हो रही है। लगता है मौसम बदल रहा है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। खुश्की का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जुओं की शिकायत जरूर हुई होगी। तुम दोनों की हरकतें बता रही हैं। ये जो तुम अपने सर की जमीन पर हाथों की खुरपी बनाकर खोदने में लगे हो ना, इससे जुएं ही निकलेंगी। क्या माँ, तुम भी ना मजाक करती हो? हाँ माँ जी, हमारे सर में जुएं कहाँ से आ गई? मैं तो अपने बालों को एकदम साफ सुथरा रखती हूँ और इनके बाल तो छोटे छोटे हैं, जुएं छुप भी नहीं पाएंगी। कोई नहीं, मैं तुम दोनों का सर देखूंगी, तब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ता करके फ्री हो जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब आरोही घर का काम खत्म कर लेती है, तभी अनीता उसका सर देखने लगती है और एक के बाद एक जुओं का शिकार करती है और उससे बोलती है, अरे करम जली, तेरा नाश हो जाए, सर में जुएं लेके बैठी है तू, इतनी है कि गिनती में भी नहीं आ रही। माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये जुएं कहाँ से मेरे सर में आ गई। मैं तो अपने सर को बिल्कुल साफ सुथरा रखती हूँ। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? हाथ कर अपना, ये देख, ले तेरी सहेलियाँ तेरे बालों में लुका छुपी खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ, जिनको मैंने मारा है। इतनी सी जू ने मेरे पूरे सर में तूफान मचा रखा था। ऐसे ही काफी देर तक अनीता आरोही का सर देखती है और आरोही कुणाल का। कुल मिलाकर कुछ दिनों में सारी जुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। धीरे धीरे सारे घर में जुएं खत्म हो जाती है। कुणाल और आरोही के सर में खुजली होनी बंद हो जाती है, पर अनीता के सर में खुजली होने लगती है। और एक दिन अनीता सोफे पर बैठकर अपना सर खुजा रही थी। तभी वो अपने बालों में से कुछ पकड़कर बाहर निकालती है और अपनी हथेली पर रखती है और जू देखकर चिल्लाती है, छी छी, मेरे बहू बेटे ने मिलकर मेरे सर में भी जुओं का प्रसाद दे दिया। अब कैसे निकालूं? जिन्होंने चढ़ाई है ना, इनसे ही निकलवाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, आरोही देख, मेरे सर में जुएं हो गई है, निकाल इन्हें। अरे माँ जी, आराम से, ऐसे पागलों की तरह सर के खुजा रही है। आप बैठिए, मैं आपके सर से जुएं निकाल देती हूँ। जिसके बाद आरोही अनीता का सर देखना शुरू करती है और एक बार फिर 2 से 3 दिन के अंदर जुओं की लाशें बिछ जाती है। ऐसे ही एक दिन अनीता की पड़ोस की सहेली लता उससे मिलने उसके घर आती है, जिसके सर में जुओं की पूरी फौज थी। लता अनीता के घर की बेल बजाती है और आरोही दरवाजा खोलती है और आरोही बोलती है, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? अरे मैं अच्छी हूँ, तू बता, और अनीता कैसी है? वो आजकल आती ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊँ। अरे मम्मी जी घर पर ही हैं, आप आइए ना अंदर। इतना कहकर आरोही लता को घर के अंदर ले जाती है। लता अपनी जुओं की फौज के साथ सोफे पर बैठ जाती है। तभी आरोही अनीता को बुला लेती है। अनीता को देखकर लता फट से उसे गले लगा लेती है और बोलती है, अरे कितने महीनों बाद देख रही हूँ आज तुझे। पूरे मोहल्ले में मेरी एक ही तो सहेली है, वो भी मिलती नहीं मुझे अब।
अरे क्या बताऊं लता, बस घर में छोटे मोटे चोर घुस गए थे, उन्हें ही भगा रही थी। अच्छा, कैसे चोर? अरे वो सब छोड़, तू ये बता कैसे आना हुआ? अरे बस वो मेरी बेटी बिल्लू का रिश्ता पक्का हो गया है, तुझे अपने पूरे परिवार के साथ आना है। और हाँ, वो 3 दिन बाद घर में कीर्तन है, तो आ जाना, ठीक है? तभी वहाँ हाथों में चाय नाश्ता लिए आरोही आती है और एकदम से उसका ध्यान लता के बालों पर जाता है, जिस पर बल खाती हुई काली काली मोटी 2 जुएं पीकाबू कर रही थी। ये देखकर आरोही की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अनीता को इशारों में समझाने की कोशिश करती है। वो लता के पीछे खड़ी हो जाती है और सर खुजा खुजा कर अनीता को बताने लगती है, पर जैसे ही लता उसकी तरफ मुड़ के देखती है तो वो स्माइल करने लगती है। आरोही के लाख समझाने पर भी अनीता नहीं समझ पाती और आरोही पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी लता बोलती है, अच्छा चल, बहुत बातें हो गई आज, अब तुम आ जाना शादी में और कीर्तन में भी जरूर आना। अरे जरूर आएंगे, चिंता मत करो। लता इनविटेशन के साथ साथ अनीता को जुए भी देकर चली जाती है। लता के जाते ही वहाँ आरोही आती है। तभी अनीता बोलती है, अरे बहू तू क्या कर रही थी वो सब, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अरे लता आंटी के सर में जुओं की पूरी सेना थी, जरूर वो आपके सर में भी जुए डाल गई होंगी। क्या सच में? हाय रे, मैं मर गई, अभी की अभी मेरा सर देख तू। माँ जी देखती हूँ, पर पहले मुझे वो सोफा देखने दीजिए जिस पर वो बैठी हुई थी। इतना कहकर दोनों सास बहू सोफे चेक करती है। सोफे पर उनको 2 जुएं मिलती है, जिसे अनीता जल्दी से मार देती है। जिसके बाद आरोही अनीता का सर देखती है और जिन जुओं का आदान प्रदान लता के सर से अनीता के सर में होता है, उनको आरोही पकड़कर सजाए मौत देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर से आरोही और अनीता के सर में खुजली होने लगती है, क्योंकि दोनों के सरों में फिर से जुओं का बसेरा हो गया था और दोनों अपना सर खुजाते हुए एक दूसरे से बोलती है, माँ जी समझ नहीं आ रहा, ये जुए कहाँ से आ रही है हमारे सर में। हाँ बहू, सच में सर खुजा खुजा के खून निकाल लिया है मैंने, पर खुजली कम नहीं हो रही मेरी। हाँ माँ जी, मैं भी कहीं नहीं गई, आप भी घर पर ही हैं और लता आंटी भी नहीं आई घर पर, तो फिर जुए आई कहाँ से? तभी वहाँ सर में खुजली करते हुए कुणाल आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ समझ नहीं आ रहा है मुझे, जब से मैं ऑफिस टूर से आया हूँ मेरे सर में खुजली बंद ही नहीं हो रही और आज एक जू भी देखी मैंने कंघी में, प्लीज मेरा सर साफ कर दो। अरे माँ जी, यानी हमारे सर में जुए और कहीं से नहीं बल्कि कुणाल से आ रही हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में? ये जुए जाएंगे या फिर हम सबको गंजा होना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिसके बाद आरोही घर के घरेलू नुस्खे यूज करके, जैसे नीम के पानी से सर धोना, बालों में कपूर लगाना आदि, अपने और अपनी सास इसी के साथ अपने पति के बालों में आजमाती है। जिसके बाद सभी की जुएं आखिरकार निकल ही जाती है और सबके बाल भी सही सलामत रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।